इमोशन इज सीन ऑन द पीस ऑफ पेपर। हम जो भी लिखते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का फोटोग्राफ होता है। आप ऐसे ही है, राइटिंग झूठ नहीं बोलता। अब आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे राइटिंग झूठ नहीं बोलता। आप अपना ही राइटिंग चेक करके देखिए, राइटिंग झूठ नहीं बोलता। जो पढ़ा है वो आपके राइटिंग में अगर है तो वही है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं कभी भी राइटिंग अगर बोल रहा है और मैंने बोल दिया कि वो है, तो मैं फिरता नहीं अपने एनालिसिस से। मेरे को मालूम है ये वही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, रिलेट नहीं कर सकते। आपने एनालिसिस दिया, उसके कई महीनों के बाद आके बोलेंगे हाँ आपने वो बोला था ना, वो है ना, हाँ ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो लोग रिलेट नहीं कर पाते उसके साथ में, है ना। एक अमीर आदमी की लेडी में मैंने देखा कि पैसे ही नहीं है। मैंने कहा आपके तो पैसे नहीं है। वो बोलती क्या बात कर रहे हो, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मैं तो ऐसा उतने बड़े बंगले में रहती हूँ। मतलब आपके नहीं है, आपके हस्बैंड के। आ रही बात समझ में? वो पैसे वाली है लेकिन उसके है क्या? उसने कुछ किया है क्या उसको कमाने के लिए? नहीं किया है, तो शिकायत क्लेम मेरे पैसे हैं, है ना। हाँ आपके पैसे है हक से, लेकिन कमाई से नहीं है। आ रही बात समझ में? है कि नहीं? स्कैर्सिटी ऑफ मनी है कि नहीं उसको? लेकिन वो पैसे क्लेम करती अपने हस्बैंड के। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें ना लोग रिलेट नहीं कर पाते, और इसीलिए वो हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारा एनालिसिस गलत हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना। हमने जो पढ़ा है वो अगर हमने बताया है और वो दिख रहा है उसके राइटिंग में, तो वो 100% वैसे ही है। सिर्फ वो लोग रिलेट नहीं कर। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी प्रिंट करता है ना, वो सच्चाई है, वो झूठ नहीं बोलता। सबकॉन्शियस माइंड झूठ नहीं बोलता, हमारा लॉजिकल माइंड झूठ बोलता है। व्हाट? हाँ हाँ सर मल्टी स्लैंट्स का कल एक चीज और बताया था आपने कि डिजीज जो होती है, हार्ट डिजीज। नहीं नहीं नहीं, उसमें डायबिटीज का मेन है, और डायबिटीज जो है वो सारे डिसीज की जड़ है। आपने बताया कि आपने एक चीज और पूछी हम लोगों से, हाँ। इसका रीजन क्या है, और वो बात वहीं रह गई थी। अच्छा, क्या रीजन है? मतलब मैंने क्या पूछा था? कि बताओ कैसे ये ऐसा क्यों है, डायबिटीज क्यों है मल्टी स्लैंट्स का, और वो बात वहीं खत्म हो गई थी और हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए थे सर। क्योंकि मल्टी स्लांट लोग जो है मूड स्विंग होता है, और मूड स्विंग जनरली डायबिटीज का शुगर अप एंड डाउन जब होता है ना, तब मूड स्विंग्स आते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है ना। ओके, हाँ, थैंक तो इसके वजह, अच्छा जरूरी नहीं है कि हो ही हो, लेकिन मूड स्विंग्स है। और जिनके राइटिंग में अगर मल्टी स्लांट्स है तो उन लोगों को जनरली जो है वो डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। ओके सर। ओके। फिर उसके बाद में वो भी देखा जाएगा इसका प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो बिल्कुल 100% होगा ही होगा। अगर प्रेशर कमजोर है तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, और वहां से एनालिसिस करना पड़ता है। व्हाट आर जोन्स इन हैंड राइटिंग, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जोन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जोन्स इन राइटिंग। ठीक है। अभी तक हमने देखा हमारा एक्सप्रेशन का, हमारा जो इमोशंस का रिजर्वायर क्या है हमारा इमोशन का रिजर्वायर क्या है, इमोशन का तालाब क्या है, हमारे राइटिंग में क्या है? प्रेशर। यस, प्रेशर इज द इमोशन रिजर्वायर, है ना। अब आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल और उसका व्यय कैसा करते हैं? पूरे करोड़ खर्चा कर देते क्या? नहीं, उसका एक थोड़ा पार्ट होता है अपने जीवन के लिए लगाते हैं, बच्चों के लिए लगाते हैं, फ्यूचर के लिए रखते हैं, है ना। वो क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेशन है ना। उसी तरह से हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन है, वो कहाँ से देखा जाता है? वो कहाँ से देखा जाता है? प्रेशर से। नहीं नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कहाँ से देखते हैं? अपस्ट्रोक से। स्लांट से देखते हैं। प्लांट। We measure upstroke to understand how the person expresses himself. अरे क्या बात समझ में? अपस्ट्रोक सिर्फ हम मेजरमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन जो स्लांट है वो हमको एक्चुअली उसका एक्सप्रेशन बताता है, हाउ एक्सप्रेसिव द पर्सन इज। यस और नो? हेलो? यस सर, यस सर।
ठीक है। Yes, yes, sir. तो ये सारी चीजें जो है ना, जब हम एनालिसिस करते हैं ना, उस वक्त हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती है। मतलब वो जो ग्रुप मीटिंग हम करते हैं ना, उसमें यही होता है कि आपको एनालिसिस अब कैसा करने का। ये सब तो पढ़ लिया आपने, प्रेशर देख लिया, इमोशनल एक्सप्रेशन देख लिया, तो वो क्या क्या चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलते रहती है। जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे ना, इसीलिए ग्रुप मीटिंग चली, जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे तो आप फिर कई सारी चीजें जो है वो सिर्फ देखकर आप लोगों को बता सकते हैं। कई सारी चीजें जो मेजरमेंट करके बतानी होती है वो मेजरमेंट करके बतानी है, कई सारी चीजें देख के बता सकते हैं। ऐसे ही मैं तो हाथ में सैंपल पकड़ता हूँ और मैं बता देता हूँ लोगों को, है ना। तो ये ट्रेनिंग होना है, ट्रेनिंग ग्रुप मीटिंग में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जोन्स क्या है, व्हाट आर जोन्स। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई बंदा कहता है कि देखो मैं है ना सिर्फ सोचते रहूंगा, क्रिएटिव आइडियाज करूंगा, एक रूम में बंद रहूंगा और बस वही करते रहूंगा, एक आइडिया है, क्रिएटिव आइडियाज है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग्स में करूंगा, उसकी लाइफ चलेगी क्या? नहीं। नहीं चलेगी ना। एक बंदा बोलता है कि मैं ना खाली सोशलाइजिंग करूंगा, ये पार्टीज में जाऊंगा, ये पिकनिक करूंगा, ये खाना खाऊंगा और बढ़िया बढ़िया मतलब कपड़े पहनूंगा बहुत अच्छे से, और बस दूसरा और कुछ नहीं करूंगा, उसकी लाइफ चलेगी क्या? नहीं 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 चलेगी, है ना। और एक बंदा बोलता है मैं तो सिर्फ है ना पैसा कमाऊंगा, बाकी और कुछ नहीं, पैसा, सेक्स, मटेरियल जमा करूंगा, प्रॉपर्टियां करूंगा, बाकी और कुछ नहीं, सोचने का और सोशलाइजिंग का काम नहीं करूंगा, उसकी लाइफ चलेगी क्या? नहीं। नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमको कोई भी एक चीज अगर बहुत ज्यादा है, उससे हमारी लाइफ नहीं चलती है। तो ये कैसे होने चाहिए अपने लाइफ में, किस तरह होना चाहिए हमारे लाइफ में? बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए। सो write down on your piece of paper somewhere, zones are the balancing factors of life। ठीक है, नोटबुक में है क्या कभी बबीता? यस सर, लिखा है उसमें। लिखा है क्या? zones are balancing factor zones of are life. balancing factors of life. Yeah, zones are the balancing factors of life, and they, if they are not balanced, how will be your life? How will be your life? Imbalance. Imbalanced life. Measurable. Okay. And if you want to bring in balance, then you will have to correct wherever the rectification is required in the zone. Yes or no? Right. यस। है ना। अच्छा देखो, लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो खूब पैसे हैं। पैसे है आपके पास, लेकिन उसका जो इस्तेमाल करना, उसको मैंने, देखो पैसे कमाना बड़ा बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है पैसे कमाना, और वो भी ऐसे सादे सूदे पैसे नहीं, मतलब 1000-2000 नहीं, लाखों करोड़ों कमाना आसान है। डिफिकल्ट क्या है उसमें? संभाल के रखना। उसको इंटेलेक्चुअली मैनेज करना, वो तकलीफ है। जो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, खूब कमाते और बाद में बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो क्यों बैंकरप्ट होते हैं मालूम है आपको? क्योंकि उन्होंने अपना फंड मैनेजमेंट बराबर नहीं किया हुआ, इसलिए जाते हैं, इसलिए बैंकरप्ट हो जाते हैं। आ रही की बात समझ में? तो पैसे कमाना बहुत आसान है, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है ना। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सो जोन्स आर द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ लाइफ। We need to create a particular balance in our life. So there are 3 types of zones in handwriting wherein we can see how the life of the person is balanced. Okay. So there is an upper zone. Upper zone कहाँ पर है? Upper zone कहाँ पर है? कहाँ पर जाता है? Upper zone का मोस्टली एरिया कहाँ पे जाता है? ये इंसान है, ये ह्यूमन है। अपर जोन का मोस्ट एरिया कहाँ पे जाता है? किस हेड के तरफ जाता है, हेड में जाता है। आप हेड से क्या करते हैं? सोचते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, है ना। जेलसी भी हेड से होती है कि नहीं होती? होती है। हेड में है कि नहीं?
है ना। मतलब हेड में मतलब कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में वो ये होती है। मैंने जो लास्ट टाइम एक फिगर बना के बताया था, हाउ फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड इट गोज इनटू द एंड गेट्स स्टोर्ड इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जब मैं कहूंगा हेड मतलब नॉट द ब्रेन, ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं है, वहां से वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ डाइवर्ट कर देता है। आपका एक्सपीरियंस हुआ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया और एक्सपीरियंस के तौर पे वहां पर वो पार्क करके रुका होता है, ठीक है। अब यहाँ हेड में से हम लोग सोचते हैं, इसीलिए अपर जोन क्या कहते हैं हम इसको, इस जोन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखिए, ये फिलोसॉफिकल जोन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अपर जोन, जहां से हम इंटेलेक्चुअल, हमारा थिंकिंग, हमारा प्लानिंग, जहां से हम देखते हैं। हमारा सुख जो है ना, वो हमको रोकता है हमारे कामों से। और देख लो, हमको ना बहाने बराबर अच्छे लगते हैं, वो फलाना हो गया तो नहीं गया, ढिकना हो गया तो नहीं गया। अच्छा, मगर बाकी सारी चीजें आप कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। है ना। मगर जिम जाने का है तो कोई ना कोई बहाना है मेरे पास, और क्या करते हैं हम, ब्लेम कर देते उस बहाने पे। एक्चुअली हम ही नहीं जाना चाह रहे थे और बहाना कर दिया, वो बहाने पे छोड़ दिया। यही मैं कहता हूं कि जब हमको कोई चीज होती है ना ब्लेम करने के लिए या डिपेंडेंसी के लिए, या फिर कोई कांधा मिलता है रोने के लिए ना, तो हम उस कांधे को ढूंढेंगे रोने के लिए। ये नहीं कहेंगे अरे छोड़ सा कांधा बांधा, मैं रोने वाला नहीं हूं, मेरे को काम करने का। ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन हम कांधा जरूर ढूंढ लेते हैं रोने के लिए, है ना। ये हमारा, हम सब ह्यूमन ऐसे ही है, पूरे दुनिया के ह्यूमंस ऐसे। ये आप छोड़ दीजिए कि हम ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं, सारी दुनिया के ह्यूमंस ऐसे। लेकिन वो ऑर्डिनरी लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट रखते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स करते हैं। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े शेरपा तेंग सिंह क्या है, वो एक ऑर्डिनरी आदमी था कि नहीं था। हाँ करेक्ट। आज माउंट एवरेस्ट का नाम जब जब रहेगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां जब तक गिनी जाएगी, तब तक शेरपा तेंग सिंह का नाम लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्यों लिया जाएगा? क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट था। और जितने भी लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट्स वाले लोग होते हैं, सारे ऑर्डिनरी होते हैं, सारे ऑर्डिनरी होते हैं। ये अपना जेवलिन थ्रो वाला बंदा किसान का बेटा है, ऑर्डिनरी आदमी है, लेकिन आज जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अगर इंडिया के पास है तो एक साधारण इंसान की वजह से, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट था। क्या हमारे जिंदगी में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट्स रखे हैं? नहीं रखे हैं। अगर रखेंगे तो आप भी जो है ना गोल्ड मेडल लेके आएंगे। और मैं गोल्ड मेडल, हर कोई आदमी गोल्ड मेडल के लिए तो फाइट नहीं कर रहा, लेकिन आपकी जिंदगी भी सोना हो जाएगी अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट्स रखे तो। बिना किसी ब्लेम के, बिना किसी इसके, नहीं मेरे को लेने का है, करने का है, करूंगा, मैं करूंगा, है ना। वो अगर आपका कमिटमेंट है तो सामने से लोग आएंगे, आपके पास खड़े हो जाएंगे और आपको देके जाएंगे। बस आपका जो कमिटमेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। We all are human beings. We are ordinary human beings, but we need to develop that extraordinary commitment in us to achieve. आपको क्या लगता है, अडानी अंबानी जो है, ये भी एक जमाने में, धीरू भाई अंबानी क्या थे? कच्चा बनियान बेचते थे, कच्चा बनियान बेचा करते थे, है ना। आज कहां पर है? आज उनके कंपनियों की वजह से इंडियन इकोनॉमी गिरती चढ़ती है, है ना। तो एक ऑर्डिनरी आदमी विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट्स आज देखिए कहां पर पहुंचा हुआ है।